गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शायद पढ़ रहे थे ना, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हमारा जो है वो है लेक्चर 2 शायद, है ना, शायद। बहुत अच्छा काम करते हो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरे प्यारे बच्चों। और ये रहा लेक्चर 2। चलिए कुछ चीजें मैं बेसिक से बताऊं। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? फिर से याद कर लेते हैं। कंडक्टिविटी का क्या मतलब है? कंडक्टिविटी मतलब कप्पा, है ना, डिनोट किया जाता है, कप्पा नहीं, डिनोटेड बाय के। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने भी करंट कैरिंग आयंस हैं उनके द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाता है उसी को बोला जाता है कंडक्टिविटी। याद कर लो हिंदी वाली डेफिनेशन। कंडक्टिविटी का क्या मतलब है? कंडक्टिविटी का मतलब है द कंडक्टेंस shown by the ions in per centimeter cube, पर यूनिट वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, और पर यूनिट वॉल्यूम जो कंडक्टेंस शो किया जाता है करंट कैरिंग आयंस के द्वारा, द कंडक्टेंस शोन बाय द आयंस प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को बोला जाता है कंडक्टिविटी। अच्छा, कंडक्टिविटी का लेना देना कितने से है? मैं लिखूं कंडक्टिविटी का लेना देना कितने से है? कंडक्टिविटी का लेना देना पर यूनिट वॉल्यूम से है। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने भी करंट कैरिंग आयंस हैं उनके द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाता है उसको बोला जाता है कंडक्टिविटी। उसको बोला जाता है कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस शोन बाय द आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को बोला जाता है कंडक्टिविटी। समझ गए इतनी बात? अच्छा, अब मुझे प्रैक्टिकली कैसे मेजर करेंगे? मैं कंडक्टिविटी को कैसे मेजर करेंगे? बेटा ये एक्सपेरिमेंट है। कंडक्टिविटी को किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, है ना, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को कैसे मेजर करेंगे? किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की या किसी भी आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को हम कैसे मेजर करेंगे? नहीं संदीप, कैसे मेजर करेंगे भाई, जल्दी बताओ। मैं आपको तरीका बताता हूं। कंडक्टिविटी का मतलब समझ में आ गया? जिन बच्चों को नहीं आया वो सुनना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने भी करंट कैरिंग आयंस हैं वो जितना कंडक्टेंस शो करेंगे उसको कंडक्टिविटी बोला जाता है कप्पा। कप्पा का लेना देना मेरे प्यारे बच्चों पर यूनिट वॉल्यूम से है। यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे उनके द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाएगा, उनके द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाएगा उसे कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी को मेजर कैसे किया जाता है? सुनना, कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। सुनो क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस ऑफ, मैं लिख रहा हूं वो लाइन लिखना, resistance of electrolytic solution can be measured by using Wheatstone bridge by using Wheatstone bridge in a conductivity cell, बहुत आसान तरीका, सुनो। ये तो अंग्रेजी में डेफिनेशन हो गई। आपको कुछ नहीं मेजर करना, आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। और ये रेजिस्टेंस उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का किसकी मदद से मेजर हो पाएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से मेजर हो पाएगा। बेटा ये पेपर में पूछा नहीं जाता बट आना चाहिए। ये जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, ये किसकी मदद से मेजर हो पाएगा? रेजिस्टेंस किसकी मदद से मेजर हो पाएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से मेजर हो पाएगा। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे मेजर हो पाएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से मेजर हो पाएगा। अच्छा, आपको मालूम है ना कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं ना, आप ध्यान से सुनना। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, यही होता है सेल कांस्टेंट। तो सेल के लिए, किसी भी कंडक्टिविटी की सेल के लिए ये तो फिक्स है, ये तो हमें मालूम है।
अरे भाई ये तो हमें मालूम है, हिंदी में लिख रहा हूं, ये तो हमें मालूम है, ये तो हमें मालूम है। सेल कांस्टेंट मालूम है। आर किसकी मदद से निकाल लोगे? आर निकालोगे व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से, आर निकालोगे व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से, व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से आप रेजिस्टेंस फाइंड कर लोगे। सेल कांस्टेंट आपको पहले से मालूम है, तो आप कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे बोल ही नहीं रहे भाई। आप कैसे मेजर करोगे कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की? आपको अगर कंडक्टिविटी उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मेजर करनी है तो आपको उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता करना होगा, और रेजिस्टेंस पता करने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा व्हीटस्टोन ब्रिज का। आपको रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए सहारा लेना पड़ेगा व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से आप रेजिस्टेंस निकालो और उस रेजिस्टेंस से आप कंडक्टिविटी निकालो, उस रेजिस्टेंस से आप कंडक्टिविटी निकालो। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, जिन बच्चों को नहीं मालूम है फिर से सुनना। सेल कांस्टेंट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। ये तो कांस्टेंट है, L अपॉन E। इतनी बात लिख ली है, जरा नोट करो, जरा नोट करो, पहले नोट कर लो। कंडक्टिविटी का लेना देना होता है पर यूनिट वॉल्यूम से। पर यूनिट वॉल्यूम में जितने भी करंट कैरिंग आयंस हैं उनके द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाता है उसको कंडक्टिविटी बोला जाता है। कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपको यूनिट वॉल्यूम के अंदर आयंस निकालने पड़ेंगे। मान लो अगर आपको मैं वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब दे दूं तो आपको आधा वॉल्यूम फेंकना पड़ेगा कंडक्टिविटी निकालने के लिए, क्योंकि बेटा कंडक्टिविटी डिफाइन है 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। सुनते नहीं हो यार, बहुत समझते नहीं, समझे नहीं समझे? तो अगर आप कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मेजर करना चाहते हो या फिर किसी आयनिक सॉल्यूशन की मेजर करना चाहते हो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले उसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सुन लीजिए ध्यान से, जल्दी से सुन। बहुत अच्छी अच्छी चीजें बतानी है मुझे आपको, मुझे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बतानी है, नोट करो इसे। बोलो, अब जरा मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। इसमें एक दिक्कत है, इसमें एक दिक्कत है इस टॉपिक में। आपको हर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए सर, बहुत दिक्कत है। बच्चों मेरी आज तक एक चीज समझ में नहीं आई है, YouTube पे जो गाली देता है उसको देखने के लिए लाखों सब्सक्राइबर है ना। YouTube पे जो गाली देता है उसको देखने के लिए लाखों सब्सक्राइबर है, बट कोई अगर अच्छी बातें करता है तो उसके कुछ व्यूज हैं, है ना। इसका मतलब ये बताया जाता है कि गलत चीजें ज्यादा स्प्रेड करती हैं और अच्छी चीजें बोरिंग होती हैं। सच है सर, अच्छी चीजें असली में बोरिंग होती हैं। खराब पेड़ अपने आप उगाते हैं, अच्छी चीजों को कल्टीवेट करना पड़ता है, बोना पड़ता है। सर पढ़ने की आदत डालनी पड़ती है, सोने की आदत अपने आप पड़ जाती है। चलिए छोड़िए, आपको भी ये बातें बोरिंग लग रही होगी, चलिए छोड़िए। कंडक्टिविटी को, किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करते वक्त, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करते वक्त, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करते वक्त डीसी सप्लाई को यूज नहीं किया जाता। डायरेक्ट करंट डीसी सप्लाई यूज नहीं किया जाता। आप बोलेंगे क्यों नहीं यूज किया जाता, बता दो। मान लीजिए ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ये आपके इलेक्ट्रोड है। अगर आपने मान लो डीसी सप्लाई यूज कर दी तो ये इलेक्ट्रोड है, एक मान लो नेगेटिवली चार्ज्ड है और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है।
और ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। मैंने डीसी सप्लाई यूज किया है, बैटरी आपने डीसी सप्लाई यूज किया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना। डीसी सप्लाई क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, पहले मैं रीजन लिख दूं। रीजन ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। अगर आपने डीसी सप्लाई यूज किया तो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। और अगर कंपोजिशन चेंज हो गई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, अगर कंपोजिशन चेंज हो गई तो कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। अच्छा, अभी मैंने आपको सिखाया क्या था, मैंने सिखाया था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की अगर आपको कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो आपको उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या मेजर करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करना है तो पहले आपको रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे डीसी सप्लाई यूज करने से कंपोजिशन कैसे चेंज हो जाएगा, मैं बताता हूँ। इस सॉल्यूशन में मान लो एक कैटायन है और एक एनायन है। सॉल्यूशन के अंदर कैटायन और एनायन होते हैं। अब ये कैटायन किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, यहाँ पे जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा चार्ज। एनायन किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ, ये यहाँ पे जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जैसे ही तो यहाँ से सॉल्यूशन से निकल के कैटायन और एनायन इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होंगे, और जब इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होंगे तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बदल जाएगा ना, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बदल जाएगा, सॉल्यूशन की कंपोजिशन बदल जाएगी। बेटा कैटायन जो है वो किसकी तरफ मूव करने लग जाएंगे डीसी सप्लाई लगाने से, कैटायन जो है किसकी तरफ मूव करने लग जाएंगे, कैथोड की तरफ। कैटायन कैथोड की तरफ मूव करने लग जाएंगे। कैथोड कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज। एनायन किसकी तरफ मूव करने लग जाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, एनोड की तरफ मूव करने लग जाएंगे, व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। वहां पे जाके ये सब कैटायन और एनायन क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज अगर हो गए तो ये सॉल्यूशन में से निकलने लग जाएंगे, सॉल्यूशन में से निकलने लग गए तो कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। और अगर कंपोजिशन चेंज हो गई तो कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते हैं कि कैटायन और एनायन कैथोड और एनोड की तरफ जाएं और वहां जाकर डिस्चार्ज हो जाएं। अपने डिस्चार्ज होने से कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। इसीलिए हम कंडक्टिविटी को मेजर करते वक्त डीसी सप्लाई यूज नहीं करते। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अरे भैया कैटायन अच्छा सॉल्यूशन में से निकल के इस पर डिपॉजिट हो जाएंगे तो यहाँ कंपोजिशन चेंज होगी ना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज हो गई, किसकी कंपोजिशन चेंज हुई है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज हो गई तो कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए कभी भी कंडक्टिविटी को मेजर करते वक्त डीसी यूज नहीं करते, डायरेक्ट करंट है ना। तो क्या यूज करते हैं जरा समझो। यूज क्या करते हैं, एसी अल्टरनेटिंग करंट है ना, एसी यूज करते हैं। एसी में क्या होता है, पोलैरिटी चेंज होती रहती है पर साइकिल के साथ, साइकिल के साथ पोलैरिटी चेंज होती रहती है। अब मान लो ये पहले प्लस था, थोड़ी देर में माइनस हो जाएगा, फिर माइनस था फिर प्लस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। तो मान लो जो ये कैटायन है और जो ये एनायन है ये जाके यहाँ डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे। क्यों, ये गए थे ये सोच के ये माइनस था पर ये प्लस हो गया, ये गए थे ये सोच के कि ये प्लस होगा तो ये माइनस हो गया। पोलैरिटी चेंज करती रहती है, और अगर पोलैरिटी चेंज करती रहती है तो ये डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे। और जब ये डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे, बेटा मान लो आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ गया है ना, गया पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ गया। अट्रैक्ट होने का मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ गया। थोड़ी देर बाद नेगेटिव भी पॉजिटिव हो गया तो आप उससे दूर भागने लगोगे, फिर वो थोड़ी देर बाद पोलैरिटी चेंज कर लेगा, माइनस होगा, आप उसकी तरफ जाओगे। कहने का मतलब ये है कि एसी को यूज करने से ये कैटायन और एनायन डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे, ये कैटायन और एनायन डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे। जब डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे, डिस्चार्ज का मतलब है अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देना। जब कैटायन और एनायन डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे
तो वो अपना चार्ज खो नहीं पाएंगे, और जब अपना चार्ज खो नहीं पाएंगे, कैटायन और एनायन जब डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे अपना चार्ज, तो इनकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। कंपोजिशन डज नॉट चेंज, कंपोजिशन डज नॉट चेंज। और जब कंपोजिशन चेंज नहीं होगी तो कंडक्टिविटी भी चेंज नहीं होगी। इसीलिए कंडक्टिविटी को मेजर करते वक्त, इसीलिए कंडक्टिविटी को मेजर करते वक्त एसी को यूज किया जाता है। कंडक्टिविटी को मेजर करते वक्त एसी को यूज किया जाता है। भाई एसी में क्या होता है, जो ये पोलैरिटी है लगातार बदलती रहती है, प्लस माइनस में माइनस प्लस में, प्लस माइनस में माइनस प्लस में, ये पोलैरिटी लगातार बदलती रहती है। जब ये पोलैरिटी लगातार बदलेगी तो ये आयंस, ये कैटायन और एनायन किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करेंगे। जब इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करेंगे तो इनकी कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा, और कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा तो कंडक्टिविटी में भी चेंज नहीं आएगा। समझे भाई? हमें एसी क्यों यूज करना पड़ा, ताकि कंपोजिशन में कोई चेंज ना आए। कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा तो कंडक्टिविटी में चेंज नहीं आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्या यूज करना पड़ता है? एसी यूज करना पड़ता है। कंडक्टिविटी को मेजर करते वक्त एसी यूज करना पड़ता है। कंडक्टिविटी को मेजर करते वक्त एसी यूज करना पड़ता है। अब सुनो इधर बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब मान लो आपको अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहली बात तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया, ये डॉटेड डॉटेड करके जो मैंने बनाया है ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और इसमें दो प्लैटिनम रॉड डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी? 2 प्लैटिनम रॉड डालनी पड़ेगी। 2 प्लैटिनम रॉड के इलेक्ट्रोड डालने पड़ेंगे। बेटा मेरा डायग्राम तो ऐसे ही बन पाते हैं। ये मैंने 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की रॉड डाल दी है ना। डायग्राम फिर से बनाओ यार, समझ नहीं आ रहा है, डायग्राम में गड़बड़ कर जाते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं। आपको क्या करना है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करना है। आप उसमें 2 प्लैटिनम की रॉड ले लो, मेटल इलेक्ट्रोड। आपने 2 प्लैटिनम की रॉड ले ली है ना, इस तरीके से ले लो समझने के लिए। 2 प्लैटिनम की रॉड ले ली, और इन 2 प्लैटिनम की रॉड को वायर के थ्रू, इन 2 प्लैटिनम की रॉड को वायर के थ्रू बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करना है, किसी वायर के थ्रू मेजर करना है। अब सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे मेजर किया जाएगा? सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज से इन 2 वायरों को कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। ये सब पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, फिर भी व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से। तो एक रेजिस्टेंस तो हो गया बेटा R1, एक रेजिस्टेंस हो गया R2। R3 की जगह किसका रेजिस्टेंस है? सॉल्यूशन का, है ना। R3 की जगह किसका रेजिस्टेंस है? सॉल्यूशन का। और ये रहा एक रेजिस्टेंस R4। यहां पर है गैल्वेनोमीटर। इस सेटअप को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। अब अच्छा, ये बहुत आसान तरीका, सुनो, कुछ नहीं करना है। 2 वायर लेने, और उन वायर को व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट कर देना है। और वो वायर से किनको कनेक्ट कर देना है? 2 इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देना है, और उन 2 इलेक्ट्रोड को इसमें डिप कर देना है। जैसे समझो, ये मान लो मेरा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, समझ रहे? इसमें आपने क्या किया? 2 मेटल की रॉड ले ली, 2 मेटल की रॉड ले ली, इसके अंदर आपने डिप कर दी। उन मेटल की रॉड को वायर से जोड़ते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ देना है।
इसमें दो मेटल की रॉड ले ली और जो वायर से मेटल की रॉड कनेक्टेड है उस वायर को व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट कर दिया। नहीं समझे? मान लो ये एक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, आपको मैं समझाता हूँ, है ना, समझाता हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मैंने ये क्या डिप कर दिए, दो मेटल के इलेक्ट्रोड। किस मेटल के इलेक्ट्रोड? प्लेटिनम। प्लेटिनम क्यों? क्योंकि प्लेटिनम खुद रिएक्ट नहीं होता, ठीक है। ये दो मेटल के इलेक्ट्रोड मैंने डिप कर दिए, समझे है ना, दो मेटल के इलेक्ट्रोड डिप कर दिए। इन मेटल के इलेक्ट्रोड को मैंने वायर्स के थ्रू व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ दिया है। इन मेटल के इलेक्ट्रोड को मैंने वायर के थ्रू व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ दिया। मुझे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की क्या कैलकुलेट करनी है? मुझे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या कैलकुलेट करना है? रेजिस्टेंस, है ना। तो ये तो रहा मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना, सुनना ध्यान से। ये रहा मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मुझे क्या पता करना है? इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मुझे क्या पता करना है, ये बताओ। इस मेथड से मुझे क्या मिलेगा? इसका रेजिस्टेंस मिलेगा, और रेजिस्टेंस मिलेगा तो रेजिस्टेंस का उल्टा कर दोगे तो वो कंडक्टेंस हो जाएगा, 1 रेजिस्टेंस, है ना, कंडक्टेंस मिल जाएगा। बोल ही नहीं रहे। ये क्या है बताओ, ये क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ये कौन है? ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है। अच्छा ये क्या है जो L क्या है? दिस इज कॉल्ड सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। L क्या है? सेपरेशन है बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ये इस इलेक्ट्रोड का A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। L क्या है? सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। L क्या है? सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। और इन मेटल के इलेक्ट्रोड को हमने किसके थ्रू? एक वायर के थ्रू जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टेंस R3 है उसकी जगह मैंने क्या कनेक्ट कर दिया है? ये अगर मैं इस R3 की वैल्यू निकाल लूंगा तो मुझे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। अब इसकी व्हीटस्टोन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है? तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन होती है वो होती है जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब है उसमें करंट जीरो हो जाए। क्यों सर? उसमें करंट जीरो हो जाए, है ना। जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, उसमें करंट जीरो हो जाए। दिस इज द कॉल्ड द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। भैया अब आपको ये ज्यादा फिजिक्स के टीचर समझा सकते हैं, मैंने तो जितनी कोशिश की बताने की। अभी बैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है? ये होती है इन दोनों का रेशो रेजिस्टेंस का, R1/R2, ये हमें मालूम है, बराबर R3/R4। ये जो रेशो है R1/R2 is equals to R3/R4। This is called the balanced condition of the Wheatstone bridge। ज्यादा अंदर तक नहीं जाना है। This is called the resistance of electrolytic solution। This is called the resistance of electrolytic solution। अच्छा ऐसे है। चलो मैं फिर से बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ कुछ गड़बड़ होगी। R1/R3 ऐसे भी कर सकते हैं, R1/R3 is equals to R2/R4। R1/R3 is equals to R2/R4। R1/R3 is equals to R2/R4। This is called the balanced condition of Wheatstone bridge। सिर्फ समझ में आना चाहिए भी, बहुत समय हो गया फिजिक्स पढ़े हुए तो अभी याद नहीं रहा। व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से आप क्या फाइंड कर लोगे? R3 फाइंड कर लोगे। व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से आप R3 फाइंड कर लोगे। भाई R3 किसका रेजिस्टेंस है? R3 किसका रेजिस्टेंस है?
R3 जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। जल्दी बोलो। बेटा बात वही है, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, वही आएगा क्वेश्चन फॉर्मूला। आप ऐसे जो मैंने पहले लिखा था वो भी सही था, R1/R2 = R3/R4 वो भी सही था। तो बताओ R3 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज में ये नोन है, R1 R2 ये नोन है, नोन, इनकी वैल्यू पता होती है, ये नोन वैल्यूज है, नोन। अरे पहले मैंने जो लिखा था वो भी सही था, R1/R2 R3/R4। बेटा ये कैसे मालूम चलता है ये वैल्यूज आपस में बराबर होगी? जब इसमें जीरो डिफ्लेक्शन होगा। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब है जब इसमें करंट जीरो होगा। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में इसमें करंट, गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो दिखने लग जाएगा, इसका मतलब है वो बैलेंस्ड कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो हम R1/R2/R3/R4 ले लेते हैं, R1/R2 और R3/R4, या ऐसे भी लिख सकते हैं R1/R3 R2/R4। तो R3 की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताओ? R3 की वैल्यू कितनी आएगी? R1/R2 × R4। बोलो, R1/R2 × R4। एक ही बात है, ऐसे निकाल लो वैसे निकाल लो, बात एक ही। R3 निकाल लिया। अब इस कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट आपको मालूम है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स आपको मालूम है, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स मालूम होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड मालूम होता है, तो सेल कांस्टेंट मालूम है, सेल कांस्टेंट मालूम है। रेजिस्टेंस फाइंड कर दिया, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का फाइंड कर दिया, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का फाइंड कर दिया। यहां से जो रेजिस्टेंस निकाला है इसको यहां पुट कर दो, यहां से जो रेजिस्टेंस निकाला है उसको यहां पुट कर दो, कंडक्टिविटी आ जाएगी। दिस इज द प्रैक्टिकल मेथड। अच्छा इसकी जगह आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं, R1/R2 = R3/R4। एक ही बात है, एक ही बात है। जो मैंने लिखा था वो गलत नहीं था, बात वही है। निकालना आपको R3, वैल्यू देख लो वही आएगी, R1/R2 × R4। समझ गए? तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, दो इलेक्ट्रोड को डिप कर देना है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में और उनको गैल्वेनो से व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट कर देना है और व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कर देना है, उसकी मदद से R3 निकाल लेना और R3 की मदद से कंडक्टिविटी निकाल लेनी है ना, R3 की मदद से कंडक्टिविटी निकालनी है। नोट कर लो जल्दी से। R3 की मदद से कंडक्टिविटी निकाल लेनी है। चले आगे। This is a practical method through which you can calculate the conductivity of electrolytic solution. अब effect of concentration on conductivity है, effect of concentration on conductivity. कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है? बहुत आसान सा इफेक्ट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मैं आपको एक चीज सिखा दूं यहाँ पे, पहले मेरे प्यारे बच्चों एक चीज सिखा दूं। आपको मालूम होना चाहिए डाइल्यूशन, आपने सॉल्यूशन पढ़ा है, आपको मालूम होना चाहिए सॉल्यूशन चैप्टर में आपको मालूम होगा डाइल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डाइल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपने डाइल्यूशन बढ़ाया तो डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है जो बच्चे जानते होंगे?
डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिंग वाटर, और अगर आपने वाटर ऐड किया तो वॉल्यूम हो जाता है इंक्रीज, वॉल्यूम बढ़ जाता है। डाइल्यूशन का मतलब है एडिंग वाटर, एडिंग वाटर करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। और डाइल्यूशन का उल्टा होता है, तो डाइल्यूशन करेंगे तो अगर आपने डाइल्यूशन इंक्रीज किया है तो समझ जाओ पहले मतलब, अगर आपने डाइल्यूशन इंक्रीज किया तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि आपने कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया है। समझो इस बात को, आप डाइल्यूशन इंक्रीज कर देते हो तो इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया है। डाइल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन। अब जरा मुझे एक चीज बताना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। कंडक्टिविटी का अभी मैंने सिखाया था लेना देना कितने से है। कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, है ना। कंडक्टेंस का लेना देना पर यूनिट वॉल्यूम से है। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज कंडक्टिविटी। मान लीजिए आपने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन किया मतलब आपने वाटर ऐड किया, आपने वाटर ऐड किया, डाइल्यूशन किया तो इसका मतलब कंसंट्रेशन कम होगा। डाइल्यूशन ऐड किया, मान लो समझाने के लिए बोल रहा हूं, मान लो अब वॉल्यूम हो गया 2 सेंटीमीटर क्यूब, अब उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 2 सेंटीमीटर क्यूब। समझना बहुत ध्यान से, आपने डाइल्यूशन किया, वॉल्यूम हो गया 2 सेंटीमीटर क्यूब। बट कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए क्या कहानी है, आपको कितना वॉल्यूम चाहिए? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको हाफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, हाफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फेंकना होगा। जब आप हाफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फेंकोगे, क्यों? आपको कंडक्टिविटी निकालने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए? पर सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। आपने डाइल्यूशन किया, वॉल्यूम कितना हो गया? जस्ट डबल हो गया। वॉल्यूम जस्ट डबल हो गया, वॉल्यूम जस्ट डबल हो गया, जबकि आपको मालूम है कितने सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोला जाता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोला जाता है। अब आप क्या करेंगे? हाफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फेंक देंगे। हाफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जब फेंकेंगे, फेंक देंगे, हाफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को आप फेंकना होगा। जब आप हाफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फेंकोगे तो अब उसके अंदर जो हाफ आधा सॉल्यूशन फेंक दिया तो उसमें नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस जो है वो भी चले जाएंगे। जब करंट कैरिंग आयंस भी चले जाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे ना भाई। जैसे आप हाफ सॉल्यूशन फेंकोगे तो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस, नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस, भाई आप आधा सॉल्यूशन फेंकोगे तो उसमें आयंस चले जाएंगे ना, तो आयंस कम हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाएंगे? पर यूनिट वॉल्यूम या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या कर जाएंगे? डिक्रीज कर जाएंगे ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन। तो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस पर यूनिट वॉल्यूम और पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज कर जाएंगे। और अगर ये डिक्रीज कर गए तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस अगर आपका डाइल्यूशन इंक्रीज करे, और अगर डाइल्यूशन इंक्रीज करने को आप लिख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करे। तो आप ऐसे समझ सकते हो, आप ऐसे समझ सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। कंडक्टिविटी पर इफेक्ट है, कंडक्टिविटी बेटा, कंडक्टिविटी पर इफेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है? देखो इधर सुनो, कंडक्टिविटी में अगर आप डाइल्यूशन करते तो आप वाटर ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे तो वॉल्यूम जस्ट डबल हो जाएगा, वॉल्यूम डबल हो गया, वॉल्यूम डबल हो गया। और वॉल्यूम अगर डबल हो गया तो आपको अच्छी तरह मालूम है, आपको अच्छी तरह मालूम है वॉल्यूम डबल हो गया। आपको मालूम है कितने का कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोला जाता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोला जाता है। तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपको इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब करना होगा।
तो 1 सेंटीमीटर क्यूब करने के लिए आपको आधा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फेंकना होगा। जब आप आधा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फेंकोगे तो जो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। तो जो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। अगर वो डिक्रीज कर गए तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी। नोट करो, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये दो किसी इसके अंदर मैं ये बता दूं, दोनों इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं ना जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, पढ़ाया था सॉल्यूशन में। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। दोनों पे सेम इफेक्ट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी भी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी भी डाइल्यूशन बढ़ाने पर और कंसंट्रेशन कम करने पर क्या कर जाती है, घट जाती है। अब मैं इसको लैंग्वेज में लिखूंगा, आप लोग देख लेना। ये तो मेरा समझाने का तरीका है सर, ये तो मेरा समझाने का तरीका है सर, ये तो मेरा समझाने का तरीका है। नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस घट जाएंगे, हाफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बेटा ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये रिजल्ट है। आप ऐसे बना लिया करो एरो, ऐसा समझने में मदद होती है बेटा। ऐसे ही कोई वो तो ना समझने में मदद करते हैं। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट है, डाइल्यूशन का, कंसंट्रेशन का, ये रिजल्ट है। आप लिखूं, लैंग्वेज लिख दूं, लैंग्वेज लिख दूं। चलो समझ में आए तो मुझे मैसेज करके जवाब देना, नहीं समझ में आए तो फिर बता देना। या अब यहां से तो मैं यही उम्मीद ही कर सकता हूं कि मैंने तो कोशिश की थी। अब मैं यहाँ पे रीजन लिख रहा हूँ, है ना, पूरा ये एग्जाम में लिखना है। और रीजन ये है, कंडक्टिविटी is the conductance of unit volume of solution के कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो if volume of solution is doubled, if volume of solution is doubled, then number of, if volume of solution is doubled, और ये किस कब होगा डबल, जब आप क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे। if volume of solution is doubled, then number of current carrying ion per unit volume decreases, conductance will decrease, means conductivity decrease। If volume of solution is double, then the number of current carrying ions per unit volume decreases, then conductance will decrease. This is the reason for the board exam as well as for the IIT, for G, for NEET, for board. If volume of solution is double, then the number of current carrying ions per unit volume decreases, conductance decreases, means conductivity decreases. Means conductivity decreases. ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 इज ओवर है ना।